नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और मैं हूं रोहित पटवाल। आज हम मोदी के 8 साल की बात करेंगे कि पीएम मोदी को शपथ लिए 8 साल हो चुके हैं और ये 8 साल कैसे रहे हैं। क्या वाकई ये 8 साल बहुत बेमिसाल रहे हैं या फिर इन 8 सालों में सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो जनता को रास नहीं आया है। मोदी सरकार के 8 साल में 8 योजनाओं की हम पूरी की पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर 8 साल की 8 बड़ी योजनाएं कैसी रही हैं। तो शुरुआत करते हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं और देखते ही देखते ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐतिहासिक चुनाव क्यों? क्योंकि पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और दल को केंद्र में आने का मौका मिला और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई। 26 मई 2014 को शपथ लेकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्हें काम करने का पूरी आजादी के साथ मौका मिला। पीएम मोदी उन्हीं प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। लिहाजा अब उनके कार्यकाल को 8 साल पूरे हुए हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम उनके 8 बड़े फैसलों की समीक्षा करेंगे। अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान ही पीएम मोदी ने 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी। एक थी मेक इन इंडिया और दूसरी स्वच्छ भारत अभियान। मेक इन इंडिया का मकसद उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना था। मकसद था लाल फीताशाही को कम करने का। इसके तहत विदेशी कारोबारियों को भारत में निवेश करने के लिए जागरूक किया गया। बिल्कुल सही बात थी कि भारत में विदेशी आए और यहाँ पर निवेश करें ताकि हमारा जो सेक्टर है, जो हमारी अपना प्रोडक्शन है, उसे आगे बढ़ाया जाए। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय को अहम मुद्दा बनाया गया। 2014 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन किया। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि केंद्र के कई बड़े मंत्री और बीजेपी के नेता झाड़ू लेकर सड़कों पर निकल गए और सड़कों की सफाई करने लगे। एक संदेश देना था जनता को कि जब हम झाड़ू संभाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं संभाल सकते। इस पहल ने बहुत ही बुनियादी मुद्दे पर जनता और देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने लिया दूसरा बड़ा फैसला। 8 नवंबर 2016 की रात पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी नोटबंदी का फैसला। ये दावा किया गया कि इससे करप्शन पर लगाम लगेगी और जाली नोटों का सफाया होगा, जिसके बाद बैंकों और एटीएमओ के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। सच ये भी है कि नोटबंदी के बाद जो 2000 के नोट चलन में आए उनसे लेन देन और मुश्किल हो गया। साथ ही इससे काले धन पर कितना नियंत्रण हुआ, इसका अभी तक कोई निश्चित जवाब सुनने में नहीं मिला। जवाब मिला नहीं है क्योंकि नोटबंदी के 1 साल के अंदर अंदर अगर बहुत बड़ा नक्सली हमला देश में होता है या फिर सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है तो फिर ये कहना और ये दावा सरकार का बिल्कुल झूठा साबित होता है कि नोटबंदी से नक्सलाइट्स की और आतंकियों की गर्दन टूट गई है, जैसा कि मोदी सरकार ने कहा था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जबकि देखा यह गया कि नोटबंदी की वजह से कई लोग बैंकों की लाइन में खड़े होकर उनकी मौत हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के आंकड़ों का कहना यह है कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक विफलता है, मगर सच्चाई तो यह भी है कि नोटबंदी के बाद से भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला। ये हम जरूर कह सकते हैं कि नोटबंदी ना होती तो शायद लोग डिजिटल लेन देन को इस कदर नहीं अपनाते जैसा कि अब अपना रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को क्या यही फैसला और अधिक समझदारी, सूझबूझ और तैयारी के साथ नहीं लेना चाहिए था? ये एक सवाल उस वक्त भी था और आज भी लोगों की जुबान पर यही सवाल है। देश में एक कुप्रथा चली आ रही है जिसका नाम था 3 तलाक। उधर शौहर ने गुस्से में अपनी बेगम को तलाक 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 बोल दिया और इधर रिश्ता खत्म हो गया। इसे अदालत ने केवल अवैध घोषित किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 3 तलाक को अपराध करार दे दिया, जिसके बाद इसे पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताया गया। हालांकि कई दलों ने इस निर्णय को लेकर बीजेपी की आलोचना भी की, लेकिन व्यापक रूप से इस फैसले की तारीफ की गई और कहा यह गया कि मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस अपने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज तक नहीं कर पाई थी सत्ता में होते हुए भी। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 60 साल कांग्रेस का देश में राज रहा है, लेकिन 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में ही कर दिखाया। यहां हम इस बात को जरूर कह सकते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार कश्मीर से 370 को खत्म करना बीजेपी का पहला एजेंडा था। पहले आपको बताते हैं कि आखिर 370 है क्या। 370 वो कानून है जो कश्मीर को स्वतंत्रता का दर्जा देता है। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जिस दिन यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा कर दी।
इस घोषणा के बाद कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हालांकि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भी कहा गया कि केंद्र के इस फैसले से स्थानीय लोगों में कट्टरता का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में शांति लाने में सफल रही। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में शांति लाने में सफल जरूर रही, लेकिन कई महीनों जो ये संघर्ष चला है ये भी किससे छुपा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 2019 में कोरोना ने हाहाकार मचाना शुरू किया और 2020 आते आते लगभग कोरोना ने हर आदमी को यानी करीब करीब 80% आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती वक्त में इतना इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए कोरोना रोकने का इकलौता तरीका था लॉकडाउन। दुनिया में कई टीकों के उत्पादन में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की अहम भूमिका रही है। इन कंपनियों ने चीख चीख कर गवाही दी थी कि समय समय पर सीरम, भारत बायोटेक जैसी कंपनियों को वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए सरकार मददगार रही है। इस हिसाब से इसे भी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जा रहा है। और वैसे भी कहा जाए तो न सिर्फ कोरोना का टीका देश में लगवाया गया, बल्कि भारत में निर्मित कोरोना की दवाई को अन्य देशों में भी भेजा गया और वहां भी हमने इंटरनेशनल तौर पर एक बड़ी वाहवाही लूटी है। यानी मोदी सरकार को वहां से भी काफी एप्रिसिएशन मिला है। बीजेपी सरकार के दौरान मुख्य रूप से 3 चीजें हुई। कई नई चीजों की शुरुआत हुई तो कई पुरानी चीजों को बंद कर दिया गया। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला कि कई पुरानी चीजों को नए रूप से शुरू किया गया। जैसे 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का निर्माण किया था, जो इस देश में आर्थिक निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा संस्थान बना। फिर 2015 में योजना आयोग को बदलकर मोदी सरकार ने नीति आयोग कर दिया। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज नीति आयोग को केंद्र सरकार का सर्वोच्च थिंक टैंक माना जाता है। बिल्कुल, जब सरकार के फैसले आते हैं तो आंदोलन होते ही हैं। ऐसा तो देश में हमेशा से होता रहा है और यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिलता भी है, जहां हर आदमी को सरकार की खिलाफत करने का भी पूरा पूरा अधिकार होता है। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में भी कई ऐसे छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन एक आंदोलन ऐसा हुआ जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला वापस ले ले। लिहाजा सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिन्हें बड़ी धूमधाम से संसद में सदन के पटल पर पारित किया गया था। दरअसल हुआ ये कि मोदी सरकार ने किसानी क्षेत्र में सुधार करने के लिए और किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 3 कृषि कानून बनाए। उत्तर भारत के किसानों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। किसान सड़कों पर उतर आए और महीनों तक दिल्ली में बॉर्डर को घेर कर बैठे रहे। इस दौरान दर्जनों बार बातचीत कर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश तो हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों पर जस से तस नहीं हुए। आखिरकार मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। पीएम मोदी ने खुद इस कानून को वापस लेने का ऐलान किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनावी एजेंडा बताया। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बहुत करीब थे, 5 राज्यों में चुनाव होने थे और ऐसे में जब चुनाव भी यूपी जैसे राज्य में हो और ऐसे में यूपी के किसान खुद बॉर्डर्स पर बैठे हों और ऐसे में सरकार ने कुछ महीनों पहले अपना फैसला वापस लिया, तो वाकई से चुनावी एजेंडा बताया गया। हालांकि अब मोदी सरकार बेहतर तरीके से इस बात को जानती होगी चुनावी एजेंडा था या फिर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की उन गरीब लोगों के लिए जो बीमा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इस योजना को नाम दिया गया आयुष्मान भारत। इस योजना को कोविड काल में बहुत उपयोगी माना गया। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं या फिर जो जिनकी बीमा कराने की गुंजाइश नहीं है या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के तबके हैं, उन लोगों को आयुष्मान भारत से फ्री इलाज का अच्छा खासा विकल्प देखने को मिला और ऐसे लोगों ने इसका काफी लाभ भी उठाया। ऐसा नहीं है कि पिछले 8 साल में सरकार की योजनाओं की आलोचना नहीं हुई। सच्चाई ये है कि एक तरफ आलोचना होती रही और दूसरी तरफ मोदी सरकार अपनी हर योजना पर खंभ ठोकती रही। शायद ये बहुमत की सरकार का असर था या विपक्ष कमजोर था। बिल्कुल, आप चाहे जो भी कहे कि एक तरफ संसद में जो सरकार बैठती है वो बहुमत की सरकार थी और दूसरी तरफ जो सरकार के फैसलों की समीक्षा करता है या खिलाफत करता है वो होता है विपक्ष। विपक्ष कमजोर था, आप चाहे जो कहें, लेकिन जो 8 साल थे मोदी सरकार के वो बेमिसाल साबित इसलिए हुए क्योंकि 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने हर फैसले को खम ठोक कर लिया और हर फैसले को अपने एक अडिग फैसले के तौर पर अपना कर रखा। देश में खिलाफत हो, अफसरशाही की खिलाफत करे या फिर जनता खिलाफत करे, इससे सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और 8 साल का कार्यकाल पूरा होता है। इस जानकारी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।